इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति को कंप्लीटली कवर करेंगे। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, 1857 की क्रांति का विस्तार और प्रारंभ कैसे हुआ, जितनी भी प्रमुख जगह थी वहां पे नेतृत्व किसने किया था, फिर विद्रोह का दमन कैसे हुआ, उसके बाद विद्रोह के क्या परिणाम थे, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों ने क्या क्या इसके बाद अपनी तरफ से निर्णय लिए, कुछ क्या परिणाम हुए उसके, और कुछ लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि वीडियो में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं उनकी एक्सरसाइज, उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज सेट भी देते हैं। उस प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आप जब क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट में जाकर हर वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति, सबसे पहले देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति को इतना डिटेल में कवर करेंगे जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आप इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीटली तैयार रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कारण क्या थे। उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण का परिणाम था। ये ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की जो उपनिवेशवादी नीतियां थी और अंग्रेजों ने जो इतने वर्षों से भारत में शोषण किया था लोगों का, हर वर्ग के व्यक्तियों का जो अंग्रेजों ने शोषण किया था, उसका ही परिणाम था कि 1857 की क्रांति एक व्यापक रूप लेकर निकली। लेकिन इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से आखिर कारण थे जिसकी वजह से एक क्रांति उत्पन्न हुई। सबसे पहले आर्थिक कारण। तो जो नई राजस्व व्यवस्था थी जिसके तहत भारी करारोपण करते थे ब्रिटिशर्स, बेदखली करते थे, जो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, स्थायी बंदोबस्त, जिसके तहत जमींदारों की जो जमीन थी वो सुनिश्चित नहीं थी, वो कभी भी अंग्रेज उनसे छीन सकते थे, उसकी नीलामी कर सकते थे। ये भी एक कारण था। भारतीय उत्पादों के प्रति जो भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति थी, जो उत्पादों के प्रति एक जो जो बाहर से सामान आता था उसमें कोई कर नहीं था, और अगर भारत के लोग कोई विदेश में सामान भेजना चाहते हैं, जो यूरोप का मार्केट थे, तो अगर वहां पर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था। तो एक तरीके की भेदभावपूर्ण नीति थी जो 1813 की एक तरफा मुफ्त व्यापार नीति इन्होंने लगाई थी, जिसके तहत ब्रिटिश व्यापारियों को मशीन निर्मित वस्तुओं को भारत में आयात करने की पूरी छूट, जिसके तहत जो वहां पर मशीन निर्मित वस्तुएं थी वो भारत में आयात पूरी तरीके से हो सकती थी, जिसके तहत वहां से जितनी भी मशीन निर्मित वस्तुएं थी भारत के मार्केट में आती थी। और जो भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट था, जो भारत में बनी चीजें थी, उन मशीन निर्मित वस्तुओं के सामने टिक नहीं पाती थी, और उससे रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन था, जो भी काम था, वो चौपट हो जाता था, जिसके कारण उन सारे व्यक्तियों में ब्रिटिश शासन के प्रति एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग था उसका विनाश हो गया। जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन ना देना, पहले तो उन्होंने हस्तशिल्प व्यवस्था, जितने भी उद्योग थे, उनका विनाश कर दिया, और उसको रिप्लेस करने के लिए जो लोग उससे बेरोजगार हुए उनको उन्होंने कोई काम नहीं दिया, कोई औद्योगिक व्यवस्था भारत में नहीं खड़ी की जिससे उनको काम मिल सके, जिससे कि जो भारत के कृषक थे, जमींदार थे, शिल्पकार थे, सभी गरीब हो गए, सभी भारत में एक तरीके से गरीबी का जीवन जीने लगे, और उनके मन में अंग्रेजों के प्रति एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी, जो कि 1857 की क्रांति में फूटी। अब राजनीतिक कारण क्या थे? ये हुए आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे कि ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी नीति और विस्तारवादी जो नीतियां थी, वो भी एक तरह से भारत में एक असंतोष पैदा कर रही थी। जो सहायक संधि थी, जो जहां पर राज्यों के अंदर अंग्रेजी रेसिडेंट रखे जाते थे, राज्यों की सेना थी, उनको भंग कर दिया जाता, जैसे कि उदाहरण हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। दूसरा, व्यपकत का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, जिसमें क्या था कि गोद लिया हुआ पुत्र शासन का उत्तराधिकारी नहीं होगा। जो भी गोद लिया हुआ पुत्र है वो शासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे जो भी स्टेट्स थे, उनको अंग्रेजों ने हड़प लिया था। और ये लॉर्ड डलहौजी ने ये विभिन्न राज्यों पर लगाया, जैसे कि उदाहरण सतारा में 1848 में, जैतपुर और संबलपुर में 1849 में, बघाट में 1850 में, उदयपुर 1854, झांसी 1854, नागपुर 1854। तो ये सारे स्टेट्स आप याद कर लीजिएगा किन किन स्टेट्स पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया था,
ईयर भी याद कर लीजिए, वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। तो सबसे पहले तो सतारा हुआ था, ये आप याद कर लीजिए। दूसरा कारण क्या था कि अवध अवध में 1801 में सहायक संधि लगाई गई थी और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इसे अपने शासन में ले लिया था। तो अवध जो था, जहां अवध भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अवध से बहुत सारे सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, और जब अवध में इस तरीके की कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अपने शासन में ले लिया, तो उन सैनिकों के बीच भी असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी, जो कि 1857 की क्रांति में दिखी। मुगल सम्राट ने से निंदनीय व्यवहार, क्योंकि मुगल सम्राट उस समय भारत की राजनीतिक एकता का एक चिन्ह थे, उनके साथ उन्होंने निंदनीय व्यवहार किया। उनको ये बोला गया कि मुगल शासन अब खत्म हो जाएगा। 1856-57 के आसपास ये बताया गया कि मुगल शासन अब खत्म हो जाएगा, इसके बाद जितने भी आएंगे वो सम्राट नहीं होंगे। तो ये सब कारण भी थे। अब प्रशासनिक कारण क्या थे कि अंग्रेजों की जो शासन पद्धति थे उससे भारतीय असंतुष्ट थे। जो परंपरागत भारतीय शासन पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया था, और कंपनी जो शासन लगाया गया था उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। तो ये सब कारण थे जो कि भारत में असंतोष उत्पन्न कर रहे थे। भारत में एक तरीके से लोगों को बता रहे थे कि अंग्रेजी शासन जो है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। उच्च पदों पर वो सिर्फ अंग्रेजों की नियुक्ति करते थे, एक तरीके से भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेशन करते थे। भारतीयों को जो लोअर पोस्ट रहती थी वहां पर सिर्फ रखते थे, जो हायर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती थी वहां पर अंग्रेजों को रखते थे। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। सामाजिक धार्मिक कारण भी थे। भारतीयों को लग रहा था कि जो अंग्रेज है वो भारत के जो धर्म है उसको भ्रष्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर वो ईसाइयत को लाना चाहते हैं। तो जो भी सामाजिक सुधार जो कर रहे थे अंग्रेज, जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर जो रोक लगाया था उन्होंने, तो रूढ़िवादी वर्ग जो था वो उनको लग रहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है, अंग्रेजों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। काला गोरा भेद भी था बहुत ज्यादा। ईसाई जो मिशनरी थी उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा था। 1813 में धर्म प्रचार की उनको अनुमति दी गई। लेक्स लोकी एक्ट 1856 में लाया गया। ये एक्ट क्या था? इसे धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 ही बोलते हैं। इसमें क्या था कि ईसाई धर्म अपनाने पर भी पुरखों की जो संपत्ति थी उस पर पहले जैसा अधिकार रहेगा। तो अब ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया, और भारतीयों में यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सारे कारण थे। इसके अलावा बाहरी घटनाओं का भी कुछ प्रभाव था, जैसे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 42 के बीच हुआ था, पंजाब युद्ध 1845 से 49 के बीच हुआ था, क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 के बीच हुआ था। इन सारे युद्धों में अंग्रेजों को भारी हानि हुई थी, और ये एक जो धारणा थी कि जो अंग्रेज हैं वो अपराजेय हैं, इस धारणा को चोट पहुंची थी। लोगों को यह लगने लगा था कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जाए तो अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। सैनिक कारण जो थे वो ये थे कि ब्रिटिश फौज में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। उनको वेतन और सुविधाओं में यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले कम सुविधाएं दी जाती थी, कम वेतन दिया जाता था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 लाया गया, जिसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि भारतीय सैनिकों को भारत के बाहर सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। और उस समय क्या नियम था? उस समय भारत के समाज में यह था कि जो भी समुद्र पार करता था उसकी धर्म और जाति भ्रष्ट मानी जाती थी और उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो ये सैनिकों के लिए एक अनएक्सेप्टेबल चीज हो गई थी। इसके अलावा सैनिक जो था वो किसान परिवार का सदस्य था। जो किसानों का गुस्सा था वो जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि किसान अपने घर में खत लिखेगा, उसके घर की हालत पता चलेगी तो जो गुस्सा है वो उसके अंदर भी आएगा। और बहुत सारे सैनिक अवध से थे। जिस अवध को उन्होंने 1856 में कुशासन के आरोप में हड़प लिया था, वहां से बहुत सारे सैनिक थे। तो ये एक तरीके से जो असंतोष की भावना थी, विद्रोह की भावना थी, वो सैनिकों में भी फैल गई। और जो तात्कालिक कारण है जो बताया जाता है वो थी कि नई जो एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी जो सैनिकों के बीच, उसमें ये अफवाह फैली थी कि जो उसमें चर्बी है वो गाय और सुअर की चर्बी उसमें उपयोग कर रहे हैं अंग्रेज। तो वो जो एनफील्ड राइफल थी वो चर्बी युक्त थी, और अफवाह क्या थी कि सुअर और गाय की चर्बी अंग्रेजों ने इसमें लगाई है। और ये दोनों, हिंदू और मुसलमानों दोनों के धर्मों के लिए एक आहत पहुंचाने वाली चीज थी। तो ये एक कारण था जिसके तहत
1857 की क्रांति उत्पन्न हुई और इसने एक बड़ा व्यापक रूप लिया। अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। ये सारे कारण हमने देख लिए कि आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, सैनिक कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, प्रशासनिक कारण क्या थे, बाहरी घटनाओं का क्या प्रभाव हुआ था। अब विद्रोह प्रारंभ होता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ता है और क्या होता है उसमें। क्रांति का प्रारंभ और विस्तार। 29 मार्च वो दिन था 1857 को जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किया था और उसके मात्र 8 या 9 दिन के अंतर्गत ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 10 मई 1857, एक महीने के बाद मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ होता है और दिल्ली की तरफ वहां पर विद्रोह करके सैनिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली उस समय भारत का राजनीतिक केंद्र था। दिल्ली की तरफ बढ़ना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दर्शाता था कि वो मेरठ से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली इसलिए जा रहे थे क्योंकि दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र था और विद्रोह को एक तरीके से एक्सेप्टेंस, एक लेजिटिमेसी मिल जाती, एक भारत में ये संदेश जाता कि ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है ये विद्रोह। और दिल्ली में जो वृद्ध बहादुर शाह जफर थे उन्हें भारत का शासक घोषित कर दिया गया वहां पर सैनिकों ने मिलकर। बहादुर शाह जफर क्योंकि वृद्ध थे, वो बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए भारत के सभी प्रमुख शासकों को यह पत्र लिखकर बोला कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आप संगठित हो जाइए, यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हो चुका है। सैनिकों ने उनसे आग्रह किया कि आप ऐसा करिए और भारत के जितने भी शासक हैं उनको हमारे इस विद्रोह में जुड़ने के लिए आप पत्र लिखिए। तो बहादुर शाह जफर ने वैसा ही किया और विद्रोह में फिर आम लोग भी जुड़ गए। विद्रोह में आम लोगों की भी सहभागिता बहुत ज्यादा थी। किसान हो गए, दुकानदार हो गए, जितने भी दिहाड़ी मजदूर हो गए, जमींदार हो गए, शिल्पकार हो गए, सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसको एक व्यापक रूप दिया। फिर देखते हैं कि ये किस किस जगह इसका मेन केंद्र था और कौन कौन से इसके लीडर्स थे, नेता थे। तो जो इसका केंद्र था और नेतृत्व जिसने किया था, जैसे कि दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, कानपुर में नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था, बरेली में खान बहादुर थे जो कि कमान संभाल रहे थे, बिहार में कुंवर सिंह जो कि एक जमींदार थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को आग दी थी, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला थे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये सारे लोग थे, ये सारे प्रमुख केंद्र थे और ये सारे प्रमुख लीडर्स थे। इस पे प्रश्न भी बनते हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें याद करने लायक हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी चीजें याद करने लायक है या याद करने लायक नहीं है। चीजों को इस तरीके से पढ़ना है कि समझ में भी आए और क्या याद करना है ये भी आप समझते चलिए। ये क्योंकि यूट्यूब में आपको इससे डिटेल्ड कोर्स नहीं मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जितने भी लोगों ने बनाया या तो इधर उधर का कुछ फैक्ट बना दिए हैं, जो भी बना दिए, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स नहीं मिलेगा आपको। और किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी का मेंस हो, प्रीलिम्स हो और एसएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, जितने भी एग्जामिनेशन जहाँ पे ये सब टॉपिक आता है, ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़िए। आम लोगों का भी बलिदान था। बागपत में शाहमल था। शाहमल एक व्यक्ति था जिसने गांव गांव जाकर 84 गांव के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया था। तो ये आम लोगों का बलिदान जिसे याद किया जाता है, शाहमल उसमें एक प्रमुख नाम है। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी फोर्स से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया और इसका दमन किया, इसको कुचल दिया। तो कुछ जगह उन्होंने अपने बेस्ट लीडर्स जो थे उसको भेजे थे। तो झांसी में उन्होंने ह्यू रोज को भेजा, वो दमन के नेतृत्व करता थे। दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकलसन, लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर में ह्यू व्हीलर, कॉलिन कैम्बल, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्बल, बनारस में कर्नल जेम्स नील। तो ये सारे स्थान में ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने दमन को कुचला, दमन किया, विद्रोह को कुचला। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। दिल्ली जो कि भारत का राजनीतिक केंद्र था उस पर पुनः कब्जा कर लिया और 1859 के अंत तक भारत पर फिर से ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। तो ये देखा जाता है कि विद्रोह असफल क्यों हुआ। सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी विद्रोह का जो एक उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भारत से भगाना है, अंग्रेजों इस देश से भारत का शासन, अंग्रेजों का शासन खत्म करना है।
अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में क्रांतिकारी सफल नहीं हो सके। तो इसके कारण क्या थे? पहली बात है सीमित क्षेत्र। ये जो विद्रोह था, इसे बहुत सारा भारत का क्षेत्र था जो कि इससे प्रभावित नहीं हुआ था, जैसे कि संपूर्ण दक्षिण भारत, पंजाब का अधिकांश हिस्सा, भारत का पूर्वी और पश्चिमी भाग इस क्रांति से अछूते थे। इसका जो जनाधार था वो भी बहुत सीमित था। बड़े जमींदार, शिक्षित भारतीय, अधिकतर जो भारतीय शासक थे, उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था और कोई एकीकृत विचारधारा और राजनीतिक चेतना नहीं थी। सब अपने अपने कारणों की वजह से इस क्रांति में भाग ले रहे थे और कोई एक एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, कोई एक विचारधारा नहीं थी जिसके तहत सभी लोग इस क्रांति में भाग ले रहे थे। योग्य नेतृत्व और सामंजस्य का अभाव, ये भी एक कारण था। और शस्त्रों और संसाधनों का अभाव। एक तरफ जहां पर अंग्रेज तोप और गोली लेकर लड़ रहे थे, वहीं भारत के लोग भाले और तलवार से लड़ रहे थे। तो एक तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है और क्रांति की असफलता का एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज इस क्रांति में देखी जाती है, जो कि आगे के जो आंदोलन हो उसमें नहीं देखी गई, वो थी कि क्रांति में हिंदू और मुसलमान जो थे उन्होंने एक साथ मिलकर भाग लिया और बाद के आंदोलनों में ऐसी एकता फिर कभी नहीं देखी गई। तो ये इससे पता चलता है कि जो भारत में सांप्रदायिकता थी वो अंग्रेजों ने ही 1857 के बाद पैदा की थी। 1857 के पहले भारत में इस तरीके की कोई भावना नहीं थी। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, कि मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स है 1857 से 1947, मैं एक एक टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट वाइज चल रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करिएगा मेरे चैनल में जाके। और कंप्लीट कोर्स है, यूट्यूब में इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब में अगर मिलेगा भी तो आपको कम ही मिलेगा इससे। ये मैं पार्टिकुलरली बेस्ट कोर्स अवेलेबल करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ऐसा कोर्स पेड क्लासेस में भी शायद ना मिले। तो आगे बढ़ते हैं। विद्रोह की प्रकृति क्या है? विद्रोह की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया कि ये विद्रोह कैसा था। जवाहरलाल नेहरू, वीडी सावरकर, विपिन चंद्र, इन लोगों ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। वहीं कुछ लोग इसे मानते हैं, जैसे फ्रेड रॉबर्ट्स, जॉन सिले, विलियम हार्वर्ड रसल, रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, ये बोलते हैं कि विद्रोह जो था वो सैनिक द्वारा छोटे स्तर पर किया गया एक विद्रोह था और इसमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी। राष्ट्रीयता की भावना का इसमें अभाव था। मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक किसान का संयुक्त संघर्ष था। तो इसमें से हमने जिस तरीके से पढ़ा है कि विद्रोह में बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भारत के आम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, भारत के बहुत सारे केंद्र थे इसके। तो और इसका जो एक उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को खत्म करना। और 1857 की क्रांति में के बाद जिस तरीके से भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ी और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ, उसके बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरीके के आंदोलन खड़े हुए, तो उसे कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति से जोड़कर देखा जा सकता है। और इस कारण 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना ही युक्तिसंगत है, ऐसा आप बोल सकते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का एक प्रथम महान संघर्ष था। और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर की जो पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, ये एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। अब विद्रोह की प्रकृति तो देख ली, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इस विद्रोह के बाद क्या नीतियों में बदलाव किए, क्योंकि ब्रिटिशर्स शांत नहीं रहने वाले थे। इतना बड़ा विद्रोह हुआ था और उन्हें अपनी सत्ता भारत में बनाए रखनी थी, तो वो कुछ ना कुछ तो बदलाव करते ही, वो शांत नहीं रहने वाली थी। उन्होंने वही किया और अपनी कुछ नीतियां बदली। वो क्या थी नीतियां? और उस नीतियों का जो उद्देश्य था वो यही था कि भारत में इस तरीके के आंदोलन आगे ना हो पाए, भारत में जो एकजुटता, जो एकता की भावना पनप रही थी, उसको खत्म किया जा सके। तो किस तरह अंग्रेजों ने किया, इसको देखते हैं। पहली बात तो 1858 अधिनियम में एक आया 1858 एक्ट, जिसमें भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास दे दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका है, अब भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। अब सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और उन्हें प्रमुख भौगोलिक और सैन्य स्थितियों में रखा गया, क्योंकि इस विद्रोह की स्टार्टिंग जो की थी वो सैनिकों ने नहीं की थी। तो अंग्रेजों को ये डर हो गया कि भारत के जो अगर सैनिकों को
की संख्या ज़्यादा होगी और उन्हें अगर प्रमुख भौगोलिक और सैन्य स्थितियों में रखा जाएगा तो इस तरह के आंदोलन आगे फिर से हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। फिर उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को सामान्य जनता पर भी लागू करना चालू किया। जैसे कि हिंदू मुस्लिम आगे के, जब हम आप हमारे आप जो मेरा कोर्स चल रहा है उसको देखेंगे तो हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से उन्होंने इस तरीके की फूट डालो और शासन करो की नीति को लगाया था। जैसे 1909 का एक्ट है, आपको पता होगा। ये सब चीज़ हम उस चीज़ में, उस कोर्स में डिटेल में कवर करेंगे, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को 1857 की क्रांति तक ही सीमित रखते हैं। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किया गया और उन्हें उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। झांसी हो गया और भी बहुत सारी रियासतें थी, लखनऊ हो गया, बेगम हजरत महल। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरीके की जो विलय की नीति थी उसको त्याग दिया। उन्होंने बोल दिया अब हमें भारत में अपना साम्राज्य और आगे नहीं बढ़ाना है, रियासत जो है अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर अपना शासन चला सकते हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो किसी भी तरीके का आगे इस तरह के आंदोलनों में भाग ना ले। ब्रिटिश शासन ने भारत में लोगों के सामाजिक कृत्यों और धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय लिया, क्योंकि जो धार्मिक कारण भी देखे गए थे कि हमने देखा ना कि धार्मिक कारण भी थे, तो अंग्रेजों को भी ये समझ में आ गया कि उनकी जो नीतियां थी धार्मिक, भारत में जो उनकी नीतियों की वजह से भारत के जो रूढ़िवादी वर्ग थे उनको लग रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। अंग्रेजों को ये समझ में आ गया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो भारत की धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देंगे। एक सेना विलय योजना 1861 में आई, जिसमें कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब ये तो हमने देख लिया कि विद्रोह में ब्रिटिश नीतियों में क्या बदलाव हुए। अब ये देखते हैं कि भारतीयों के पक्ष में क्या सकारात्मक परिणाम हुए, क्योंकि विद्रोह तो असफल हुआ था लेकिन इसे पूर्णतः असफल नहीं बोल सकते हैं। दूरगामी इसके जो परिणाम है अगर उनको भी देखा जाए तो इसमें कुछ सकारात्मकता हमें देखने को मिलती है। जैसे इसकी वजह से भारत में राजनीतिक जागृति हुई, भारत में एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई, जो कि आगे एक बड़ा संग्राम भारत में आंदोलन पैदा हुए, जिसकी वजह से संगठन और एकता की प्रेरणा मिली कि अगर हम संगठन और एकता रखें तो अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। जिस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ पर क्षति पहुंची थी, उससे भारतीयों को पता चल गया कि अंग्रेज अपराजेय नहीं है, उनमें आत्मबल की वृद्धि हुई। तो ये कंप्लीट हुआ 1857 की क्रांति कंप्लीटली। यहाँ पर हमने इतना डिटेल में कवर किया है, कुछ लोग जो कि आपको यूट्यूब में एटलीस्ट नहीं मिलेगा। तो इस कोर्स के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में। और इस तरीके के कोर्सेज मैं अपने इस चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में लाता रहता हूँ। हमारी आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि तभी आप चैनल को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं पहली बात वो सीरियस स्टूडेंट हैं ही हैं, इसीलिए मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। कुछ लोग जो होंगे जो पढ़ते लिखते नहीं है वो लोग शुरुआत में ही देख के चले गए होंगे, तो उनसे मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो लोग सीरियस यहाँ तक देख रहे हैं आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये इससे हमारी जो मुहिम है कि हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ इस चैनल में, तो अगर आप अपनी तरफ से ये सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के कोर्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप ज्वाइन बटन के थ्रू 29 रुपया प्रति महीना हमको सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरीके के कोर्सेज आपको बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते रहेंगे। या फिर आप UPI भी कर सकते हैं, आप अगर वन टाइम सपोर्ट करना चाहते हैं। SCPN@UPI, SCPN@Kotak, सिर्फ यही दो हैंडल्स हैं जहाँ पर हम लोग लेते हैं सपोर्ट। आप यहाँ पर हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहीं तक 1857 की क्रांति थी। अगले वीडियो में हम किसी और इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए